हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रैश कोर्स टेंथ के लिए। जो टेंथ का 2023 में एग्ज़ाम होगा बोर्ड का, उसका हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें से हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको किस तरह से समय बचाते हुए हम सॉल्व करते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन आपको बहुत ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, कुछ सब्जेक्टिव, कुछ जिसमें से कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मौजूद होंगे, ठीक। उन्हीं का चर्चा आज हम करेंगे कि बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है, नहीं रहता है, उन चीज़ों को हम अब परिपूर्ण रूप से देखेंगे, ताकि एक लिमिट समय जो हमारे पास बचा हुआ है, 4-5 महीने, 3 महीने जो भी बचा हुआ है, जैसे कि नवंबर हो गया, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, उसके बाद तो आपका एग्ज़ाम ही होना है, ठीक है। लगभग आपका 4 से 5 महीने मतलब बचा ही हुआ है। उसमें हम देखेंगे सभी सब्जेक्ट को, सभी सब्जेक्ट से में आए हुए किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इजी और टफ क्वेश्चन, सभी का हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है जो एक इम्पोर्टेंट है, एक ऑब्जेक्टिव जो कि पूछा जा चुका है, उन सवालों का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये एक आपको पहले हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से, ठीक। तो देखते हैं सवाल। तो पहला सवाल है 7/20 का दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो 7/20 का दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है, शांत है या फिर आवर्ती है, ठीक है। तो इसमें हम कौन सा होगा, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम आमतौर पे क्या करते हैं कि पहले 7 में हम 20 से भाग देते हैं, ठीक है। भाग देने पे हम देखते हैं नहीं लगता है तो दशमलव बैठाते हैं और एक जीरो डालते हैं। 20 तिया 60, शेष बच के हमारा 10। अब फिर से नहीं लगेगा तो एक जीरो देंगे, क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी दशमलव ले रखा है। तो अब क्या होगा, 20 बचे 100, कट गया। यानी कि दशमलव के बाद मेरा कितना अंक आ गया? 2 अंक आ गया। तो 2 अंक आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये शांत है। अब कहेगा कि ऐसा क्यों होगा कि 2 अंक है तो शांत है, अशांत क्यों नहीं हो सकता? तो आपको इतना ध्यान रखना होगा कि शांत का परिभाषा यही कहता है कि जिस संख्या में अगर हम हर से भाग देते हैं और दशमलव के बाद हमें 2 अंक प्राप्त होता है, यानी कि 2 अंक के बाद वो प्रॉपरली कट जाता है, तो वो शांत कहलाता है। और अगर ये इसी तरह से मान लीजिए 0.3546 इसी तरह से जाते रहता है, तब जाके कटता है, यानी कि 3 अंकों, 4 अंक, 5 अंक तक अगर जाता है और कट जाता है उसके बाद, तो जाकर वो अशांत कहलाएगा, ठीक है। और आवर्ती उसको कहते हैं, ठीक, कि या तो रिपीटेशन होगा या रिपीटेशन नहीं होगा, ठीक है। यानी कि रिपीट का, आवर्ती का मतलब हो गया रिपीट। जैसे 3 5 4 है, यहाँ भी आ जाएगा 3 5 4, 3 5 4, यानी कि एक निश्चित अंतराल में वो बार बार रिपीट करते रहेगी वो संख्या जो आपको पहले आ चुकी है। तो वहाँ पे ऐसा बात तो है नहीं। यहाँ पे हम देख रहे हैं दशमलव के बाद 2 अंक पे प्रॉपर कट जाता है, तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में मिलेंगे, जिसको कि आपको आराम से सॉल्व करना है, घबराना नहीं है इस चीज़ को देखते हुए, ठीक है। दूसरा सवाल हमारा क्या है, पाई है एक। पाई क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, प्राकृत संख्या है या कुछ और है, ठीक। तो उसमें हम देखते हैं पाई। पाई का मतलब होता है 22/7। ये आप जानते होंगे, लेकिन ये गलत है। पाई का मान 22/7 नहीं होता है। पाई का मान जो होता है कि एक आवर्ती फलन में आता है, कि रिपीटेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो उसका एक लगभग मान जो होता है ना, वो हम ले लेते हैं 22/7, ताकि हम एक सॉल्व कर सके आसानी से, ठीक। तो वही चीज़ें हैं। तो अब देखते हैं कि क्या, जब ये 22/7 में हम भाग देंगे 7 से, देख लीजिए लगभग में आ जाएगा 7 21, 1.01, 7 से देंगे 30, 7 चौका 28, 2 0, 7 दूनी 14,
6 0 7 8 56 4 0, यानी कि ये कभी परिपूर्ण होगा ही नहीं। दशमलव के 2 अंक के बाद भी परिपूर्ण नहीं हो रहा तो वो आपको शांत कहलाएगा नहीं। ठीक है, जाते जा रहा है, कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं है, तो आपको अशांत में भी उसको हम अशांत में ले सकते हैं। हो सकता है कि आगे जाके कुछ समय के बाद वो रिपीटेशन भी ले ले। ठीक है, इसलिए ये आपको किस में क्या आ जाएगा, परिमेय तो है ही नहीं। परिमेय का मतलब होता है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कहाँ तक जाएगी नहीं जाएगी इसका कोई भी अता पता नहीं है। ठीक है, इसलिए हम पाई का मान जो होता है कि लगभग 22/7 के बराबर ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि दशमलव के 2 अंक के बाद तक 3.14 इसका वैल्यू हो जाता है। ठीक है, जिससे हमारा सवाल बनाने में आसानी हो, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, समझ गया ना। तो ये परिमेय है नहीं, प्राकृतिक संख्या है नहीं, तो कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। याद रखना है कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल इसका हो जाएगा आपको, ई एक वैल्यू होता है, इसको बोलते हैं यूलर संख्या। ठीक है, वो भी आपको अपरिमेय संख्या हो जाता है। जितना भी आपका रूट में आएगा वो सभी आपका अपरिमेय संख्या हो गया। √3, √2, √5, √6, इसी तरह की जो भी संख्या होती है किस में आएगा? अपरिमेय संख्या में। हाँ, √4 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका जो है कि वर्गमूल 2 निकल जाता है। ठीक है, जो कि वो एक प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या में आ सकता है, क्योंकि 2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं 2/1, इसलिए वो √4 जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, वो एक क्या है? परिमेय संख्या। अगला सवाल हम देखते हैं, 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 15 है और लघुत्तम समावर्तक 105 तथा उनमें से एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या है? तो महत्तम समावर्तक 15 है, लघुत्तम समावर्तक 105 है, एक संख्या दे रखा है 5, दूसरी संख्या क्या होगा? जब हमारे पास 2 संख्याएं रहता है तो हम उसका लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या है? महत्तम समावर्तक दिया है, लघुत्तम समावर्तक दिया है, लेकिन दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ है, एक ही संख्या दिया हुआ है 5, लेकिन हमको चाहिए दूसरी संख्या प्राप्त करना है। तो उसके लिए एक महज छोटी सी फॉर्मूला होता है जिसको कि ध्यान रखना है। एक संख्या गुना दूसरी संख्या, ये किसके बराबर होता है? महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक। एक संख्या और दूसरी संख्या, जो 2 संख्या है उसको आपस में हम गुना करते हैं तो उसका महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसी पे हम रख देंगे। एक संख्या मेरा कितना है? 5 है, दूसरी संख्या हमको नहीं पता है तो हम x मान लेंगे। ठीक है, बराबर 15 गुना 105, 5 से काट दीजिए 3 है, x बराबर कितना हो जाएगा? 5 या 15, 10 या 30 1 31, यानी कि मेरा दूसरी संख्या जो आया कितना आ गया? 315। बहुत सिंपल तरीके से बस एक फॉर्मूला हमको याद रखना है, एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक। उससे क्या हुआ कि हमारा एक संख्या दिया हुआ है, महत्तम दिया हुआ, लघुत्तम दिया हुआ है, तो हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। नहीं, और दूसरा क्या होगा? आपको दूसरा सवाल इस प्रकार से मिल सकता है, महत्तम संख्या दिया हुआ है, एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया हुआ है, लघुत्तम निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो जब दोनों संख्या हमें प्राप्त है तो फॉर्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अभी हमने चर्चा किया है कि परिमेय और अपरिमेय होता क्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि जिसका हम अनुपात नहीं बना सकते हैं। क्या हम अनुपात बनाएंगे? एग्जाम्पल के लिए हमने आपको यहाँ पे बताया था, इसका अनुपात हम क्या बनाएंगे? क्योंकि इसका हमें कोई अता पता है ही नहीं कि कहाँ दशमलव के बाद ये कहाँ तक जाएगी, इसलिए हम इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे आपको हमने बताया था अपरिमेय संख्या क्या होता है? √2, √3, √5, √6, इसे यानी कि जितने भी रूट में रहेंगे जिसका कि वर्गमूल निकल पाना संभव नहीं है इजी तरीके से, वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं
36 का वर्गमूल कितना होता है 6 और 64 का वर्गमूल 8। लीजिए प्रॉपरली निकल गया। ठीक है, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। जब इसको डिवाइड करेंगे ना हम तो ये शांत के रूप में आ जाएगा 0.75। ठीक है, तो ये तो परिमेय संख्या होगा, p/q के रूप में हमने लिख दिया। दूसरा है इसका हो जाता है 1/10, ये भी शांत में आ जाएगा, परिमेय संख्या के रूप में धारण कर लेगा कि ठीक है p/q के रूप में। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, ये है -9 और इसको वर्गमूल से निकलेगा कितना होगा 4। तो अब यहाँ पे निगेटिव लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, परिमेय है का अपरिमेय है। ठीक है, इसमें भी कोई बड़ा परेशानी वाला बात नहीं है, ये भी अंततः वही चीज़ें हमें देगा शांत यानी कि परिमेय संख्या p/q के रूप में। कैसे कि जब हम 4 से भाग देंगे 9 में तो 2 दफा लगेगा 10 मतलब 1, 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी कि ये शांत के रूप में आ गया। बस हमारे पास निगेटिव है ये पूरा क्या कहते हैं, पूरा संख्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, यानी कि निगेटिव में है, जितनी भी संख्या होती है कुछ जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और जीरो के पहले जो भी होता है निगेटिव में चला जाता है। ठीक है, लेकिन ये एक p/q के रूप में है, p/q के रूप में या परिमेय संख्या में हम निगेटिव पॉजिटिव नहीं देखते हैं, बस हमें वो प्रॉपर p/q के रूप में मिलना चाहिए, तो एक परिमेय संख्या कहलाएगा। तो ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। तो हमारे पास बच कौन गया है, ऑप्शन नंबर बी, जैसे √3/5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना √3/5। देखिए ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, अपरिमेय बटा अपरिमेय क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब अगला सवाल है 188/220 का सरलतम रूप क्या है। 188/220 का सरलतम रूप क्या है, इसको भी बनाने का 2 तरीका है। पहला तो आप ऊपर का गुणनखंड कर लीजिए, दूसरा नीचे वाला का गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, उसमें से जो कॉमन फैक्टर आता है वो संख्याएं आपका क्या हो जाएगा, आपका उससे डिवाइड काटेंगे हम जब दोनों को तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। दूसरा क्या है कि इन दोनों का आपस में महत्तम समावर्तक निकाल लीजिए, वहाँ भी कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं महत्तम समावर्तक, यहाँ भी निकालेंगे महत्तम समावर्तक, इन दोनों का आपस में। ठीक है, तो उससे भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं इसका महत्तम समावर्तक क्या होता है, 188/220, एक दफा हम लगेगा कितना आ गया 2, यहाँ बच गया 11 60 गया 3 32। अब 32 से हम इसमें लगाएंगे 188 में 32 लगाइए, 6 या 18, 6 में 12 नहीं, 6 से नहीं 5 से लगेगा, 5 दूनी 10, 5 या 15 1 16, यहाँ कितना आ गया मेरा 8 2 28। फिर से 32 में लगाएंगे, एक दफ़ा में लगेगा 28 4, 28 में लगाएंगे 7 दफ़ा में ये कट गया। तो मेरे पास महत्तम समावर्तक कितना आ गया, इसका महत्तम समावर्तक आ गया 4, यानी कि 4 गुना x इसका वैल्यू है और 4 गुना x इसका वैल्यू है ना। अब 4 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे और 4 से इसमें डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 4 तो हमारा कॉमन फैक्टर है, निकल गया तो दोनों में कट जाएगा। अब जो मेरा बच जाएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा प्रॉपरली। तो 4 से हम इसमें डिवाइड करते हैं तो 4 चौका 16 और 4 सत्ते 28 और नीचे 55, यानी कि मेरा सरलतम रूप क्या हो गया 47/55, मेरा इसका सरलतम रूप आ गया। सरलतम रूप तो समझ ही गए होंगे कि पहले हम इसको महत्तम समावर्तक निकाल लेंगे और उस महत्तम समावर्तक जो मेरा आएगा उससे हम क्या करेंगे, इस संख्या को हम भाग दे देंगे, भाग देने के बाद जो आएगा वो हमारा सरलतम रूप हो गया। तो अब इसके आगे हम अगला सवाल हम देखेंगे। ठीक है, अगर इसमें से किसी प्रकार का आपको परेशानी आया, कोई प्रॉब्लम आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आया, बस क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, हम उसका फिर से अगले क्लास में आपको उसका क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल और आगे क्या है। तो अगला सवाल हम देखते हैं, अगला सवाल हम लेके आ गए, कुछ सवाल लिख। ठीक, तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण को हम जानने के लिए, द्विघात समीकरण हम किसको कहते हैं, जिसका पावर 2 हो। ठीक है, यहाँ जैसे पावर 2 है
तो ये भी द्विघात समीकरण में आ जाएगा। पावर 2 यहाँ भी है, ये भी द्विघात समीकरण कहला सकता है। ये यहाँ भी क्या है कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे देखेंगे कि पावर 2 हमें प्राप्त होता है या नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, द्विघात का मतलब है कि घात 2 होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं x² प्लस 5√x माइनस 14 इजकल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? अगर मान लीजिए x की जगह हम 3 रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, तो ये तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 5√x क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, पर अपरिमेय संख्या तो इसका फैक्टर तो कर पाना संभव है ही नहीं, तो ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। पहले ही यहाँ तक तो हमें दिख गया कि द्विघात समीकरण हो सकता है, लेकिन ये हमें अपरिमेय संख्या आकर के क्या कर दिया, द्विघात समीकरण होने से मना कर दिया। अगला देखते हैं 2x² इजकल टू, इसको हम सॉल्व करते हैं। 2x² इजकल टू, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे x गुना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x² माइनस 1/x। जब ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 2x³ इजकल टू 2x² माइनस 1। पावर ही 3 आ गया तो द्विघात समीकरण तो हो ही नहीं सकता। क्या है, ये भी आपको गलत है। तीसरा देखते हैं, सी नंबर में है पावर 3 x³ प्लस 4x प्लस 4 इजकल टू 0। अब यहाँ ही पावर 3 है तो ये द्विघात तो हो ही नहीं रहा। क्या है, ये भी आपका गलत है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब 3 ही गलत हो गया तो ऑप्शन चौथा तो सही होना ही होना है। फिर भी हम एक बार चेक कर लेंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेने के बाद x² प्लस 1/x इजकल टू 2। नेक्स्ट सॉल्यूशन में देखते हैं x² प्लस 1 इजकल टू 2x। इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 2x प्लस 1 इजकल टू 0। पावर भी 2 आ गया, संख्या भी परिमेय संख्या है। अब हम उसे आसानी से फैक्टर कर सकते हैं, यानी कि मेरा प्रॉपर द्विघात समीकरण जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, x प्लस 1/x इजकल टू 2 क्या है, मेरा द्विघात समीकरण। समझ रहे हैं ना। अब अगला सवाल है, किसी द्विघात बहुपद के शून्य की अधिकतम संख्या होती है, कितनी होती है, 4, 3, 2, 1। तो इसको हम देखते हैं, मान लीजिए हम किसी संख्या को भी हम ले लेते हैं समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो हमारे पास में भी संभवतः x माइनस a इंटू x माइनस b इसी टाइप का हमें दो, यानी कि एक चर दो चर मिल के पावर स्क्वायर यानी कि 2 घात बनाएगा। तो इसको जब हम 0 करते हैं तो कितना वैल्यूशन 0 है, x माइनस ए को भी हम 0 कर सकते हैं, x माइनस बी को भी हम 0 कर सकते हैं। तो हमारे पास मैक्सिमम कितना शून्य प्राप्त हुआ। इस शून्य का मतलब है कि किसको हम शून्य के बराबर कर सकते हैं, दो चीज़ें हैं, x माइनस ए और x माइनस बी। तो x माइनस ए यानी कि 2 ही शून्य, हम मैक्सिमम इसमें कितना शून्य प्राप्त कर सकते हैं, 2 शून्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये द्विघात है। त्रिघात रहता तो हम 3 शून्य प्राप्त करते, 4 घात रहता तो 4 शून्य प्राप्त करते। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से कि अगर हमें आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप हमें बता सकते हैं कि कौन सा चैप्टर आपको कठिन लग रहा है, उसका हम जो है कि डिटेल से आपको पढ़ा देंगे। अभी प्रॉपरली हमारा एक फोकस है क्रैश कोर्स के रूप में, क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में, किस तरह से बनाए नहीं बनाए सवाल को आसानी तरीके से, किस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपको कैसे सवाल आएंगे नहीं आएंगे, उन चीज़ों को आपको यहाँ पे प्रॉपर हमारे वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब जितना संभव हो सके आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, आप अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उसे भी इन चीज़ों को देखने का पढ़ने का मौका मिल सके। चलिए ठीक है, रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी दिवाली, हैप्पी छठ पूजा। आगे भी ये वीडियो संभवतः मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।